Hello students, today we'll talk about the introduction to statistics. We have two terms, one is data and one is statistics. Data consists of the information coming from the observation, counts, measurements or responses, and statistics is the science of collecting, organizing, analyzing and interpreting the data in order to make the decisions. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज बेसिकली इन अ वेरी रॉ फॉर्म. अगर उस कलेक्शन के बाद जब हम उस कलेक्टेड डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, फिर उसको हम कुछ अलग अलग तरह से एनालाइज करते हैं, आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं मे बी डायग्रामेटिकली और मे बी इन द ग्राफिकल फॉर्म, फिर एनालिसिस करा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस का मतलब है कि आपने कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक्स यूज करी है, जैसे आपने एवरेजेस निकाल लिए या मे बी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और आप कुछ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जेड टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और इस एनालिसिस के बाद उस डेटा जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जो आपका एनालिसिस के बाद आपके पास एक फिगर आती है, उस फिगर का आपको इंटरप्रिटेशन बताना होता है जिससे कि आप एक डिसीजन ले सके. तो डेटा इज द रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच स्टैटिस्टिक्स कैन बी क्रिएटेड and statistics provide an interpretation and summary of the data. Coming to the origin of statistics, ये कहा जाता है कि जो statistics term है वो लैटिन वर्ड से, इटालियन वर्ड से, जर्मन टर्म से आई है. तो द statistics has its origin in Latin word status, Italian word statista or the German word statistic. All these terms means political states. In ancient period, the beginning of statistics were made to meet the administrative needs of the state. And in modern times, statistics is not related to the administration of the state alone, but it has close relation with almost all those activity of our lives which can be expressed in quantitative terms. जो एंशियंट पीरियड में आपके स्टैटिस्टिक्स यूज होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ही इसको यूज में लेते थे, लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न टाइम्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स आपके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट नहीं करती, इसका एक क्लोज रिलेशनशिप है आपके डे टू डे लाइफ में. आज हम कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, हम छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, सब जने यूज कर रहे हैं, बिजनेस वाले सब यूज करते हैं, every businessman is making its own reports, so everybody is using statistics nowadays. Meaning of statistics, the term statistics has been generally used in two senses. One is plural sense and one is in singular sense. In plural sense, the term statistics refers to the numerical data or the statistical data. Statistics, when used as a plural noun, may be defined as the data, qualitative as well as quantitative, data collected usually with a view of having statistical analysis. And in singular terms, statistics refers to a science in which we deal with the techniques or the methods for collecting, classifying, presenting, analyzing, interpreting the data. It means it is science of counting or science of averages. These devices helps to simplify the complex data and make it possible for a common man to understand it without much difficulty. See, प्लूरल सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मे बी इन द क्वालिटेटिव टर्म्स और मे बी इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स. जो क्वालिटेटिव टर्म्स आप डेटा कलेक्ट करते हैं आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जिससे कि आप उस पर अपनी टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज कर सके. ठीक है, जो आपके रिसर्चर हैं जो फील्ड में जाते हैं, आपसे क्वेश्चन है भरवाते हैं, आपसे वो लिकट स्केल पे क्वेश्चन है भरवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप तो किसी भी जैसे प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है उन्होंने भरवाया आपसे, तो आप ये बताते हैं कि हम इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है. ये आपने क्वालिटेटिव टर्म्स में आंसर करा, लेकिन वो उसको क्वान्टिफाई कर देते हैं कि सेटिस्फाइड मीन्स सपोज 1 फॉर देम एंड डिससेटिस्फाइड मीन्स सपोज 0 फॉर देम. सो उसको वो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं जिससे कि वो उसके ऊपर एनालिसिस कर सके. तो जो प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इट रिफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा और द स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि आपने क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टर्म्स में कलेक्ट करा है. और सिंगुलर टर्म्स में बात करते हैं, हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा में, क्लासिफाइंग में, फिर उसके प्रेजेंटेशन में, उसके एनालिसिस में, फिर इंटरप्रिटेशन में, ये सब आपका singular sense of statistics में आता है. These are some of the definitions of statistics. First one is given by A.L. Bowley.
Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. Qualitative data is not a statistics for us. Data आपका numerical terms में होना ज़रूरी है, quantitative terms में express होना ज़रूरी होता है. तो statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. These are some more definition. I like this definition because this definition includes all the characteristics of statistics. So let's see, this definition is given by Horace Secrets. Statistics is the aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for the predetermined purpose and placed in relation to each other. These all are the characteristics of statistics. This is aggregate of facts, then coming to affected to a marked extent by multiplicity of causes, right? Then numerically expressed, enumerated or estimated, then a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner, for a predetermined purpose, placed in relation to each other. Okay, these all are the characteristics of statistics. First is statistics are aggregate of facts. See, when there is a single data, it is never a statistics for us. If I say x age is 15 years, so now this is a single data and this is not a statistics for us. अगर सिर्फ एक ही डेटा है तो वो statistics नहीं है. Until unless I have age of y, ठीक है, age of y is 20 years, age of z is 23 years, now this is a statistics. ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही डेटा आपके पास है तो वो statistics कभी भी नहीं होता. There should be aggregate of facts. Coming to next is statistics are numerically expressed. Numerically expressed means qualitative terms में नहीं होना चाहिए, numerical terms में, quantitative terms में expressed होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि मेल एंड फीमेल, मेरे पास मेल और फीमेल का डेटा है तो मेरे को ये पता होना चाहिए देयर आर 40 मेल्स एंड 60 फीमेल्स. तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो मेल एंड फीमेल इज द क्वालिटी. ठीक है, और आई से इलिटरेट एंड लिटरेट, सो दीज आर द क्वालिटी. अब इसमें आपको फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज आप इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि एग्री और डिसएग्री को भी हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं टू अप्लाई और statistical tools. Next is statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. A data which you are collecting is affected by number of causes. For example, if I say your examination results, if a student scored say 95% marks in class 10th, अब ये उसके नंबर कैसे आए? 95% मार्क्स कैसे आ सकते हैं? क्या उसकी सिर्फ पढ़ाई से? यस, लेकिन उसकी पढ़ाई के साथ साथ अगर हम कहें कि सिर्फ ये एक कॉज नहीं है कि उसके 95% मार्क्स आए, देयर आर मेनी कॉज विच इज इफेक्टिंग दिस डेटा, लाइक कि एग्जामिनेशन पेपर कैसा था, टीचर ने कैसा पढ़ाया, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी थी, फिर जो टॉपिक वो पढ़ के गया था वही एग्जामिनेशन पेपर में आया हो. ठीक है, फिर आपकी फैमिली का सपोर्ट भी साथ में बहुत ज़रूरी है, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, आपकी केयर करना एग्जामिनेशन टाइम में. ऑल दीज आर दी causes which affects your data, right? So statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. Second example we can take like कि जैसे हम कभी क्वेश्चन भरवाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, क्वेश्चन भरवा रहे हैं लोगों से, तो अब क्वेश्चन भरते टाइम उसका मूड कैसा है, अदरवाइज उसके पास कितना टाइम है. अगर उस बंदे के पास हमारा क्वेश्चन भरने के लिए टाइम है तो वो ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ेगा और हमारे रिप्लाई भी ढंग से करेगा. अगर वो बिजी बंदा है जिससे आपको सपोज कोई इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या क्वेश्चन भरवा रहे हैं और वो बंदा बहुत बिजी है, तो वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देगा और वो आपके आंसर्स बहुत ही मे बी बाइस्ड आंसर हो या ठीक है वो बिना सोचे समझे आपको आंसर्स दे सकता है. सो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज विच इज अफेक्टिंग अगेन द डेटा यू आर कलेक्टिंग. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत सारे कॉजेज से इफेक्ट करती है. The next we have is statistics are enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. Enumerated or estimated. Enumerated का मतलब होता है counting. You are going in the field, you are counting it. And estimation means on some basis. For example,
मुझे ये पता करना है कि आज मेरे एरिया के अंदर या फिर आज मेरी जो सिटी है उसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें रेड कलर के टी शर्ट में कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो नाउ गोइंग इन ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी टेक टाइम ऑफ कोर्स। मैं जब तक यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटी विजिट करूंगी तब तक वो क्लोज भी हो जाएंगी, शाम भी हो सकती है मुझे। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि एक तरीका तो ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट इन्यूमरेटर्स अपना अपॉइंट कर दूँ कि आप ए यूनिवर्सिटी में जाना, आप मेरे लिए बी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना और वहाँ से फिर डेटा को काउंट करके लेके आना। ठीक है, मैं एक सैंपल ले सकती हूँ हर एक यूनिवर्सिटी में से, कुछ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स ले सकती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में से मुझे 50 गिनने हैं, वाई यूनिवर्सिटी के अंदर से मुझे सपोज 100 स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है और उसमें से ये देखना है कि रेड टी शर्ट्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो दिस मीन्स इनुमरेशन। आप यू आर गोइंग द फील्ड, यू आर काउंटिंग इट। एस्टिमेशन मीन्स कि मैंने पूरे सिटी का लेना है यूनिवर्सिटीज का, देन आई एम सेलेक्टिंग ओनली 5 यूनिवर्सिटीज जिस पे मैं काउंटिंग करूंगी और उसके बेसिस पे मैं बची हुई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए या बचे हुए सारे कॉलेजेस का मैं एस्टिमेट कर लूंगी। ठीक है, तो दिस इज लाइक statistics are enumerated or estimated, and this when you are estimating it there should be a reasonable standard of accuracy। एक बेसिस होना चाहिए कि आप किस तरह से एस्टिमेट कर रहे हैं। The statistics are collected in a systematic manner. There should be a system of collecting your data। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेटा आपको सबसे बाद में रिक्वायर्ड है वो आप सबसे पहले कलेक्ट करके बैठ जाए और जो सबसे इनिशियली आपको ज़रूरत थी वो आपने कलेक्ट ही नहीं करा हो। Then statistics for a predetermined purpose. Whenever you are collecting the data, there should be a purpose behind why you are collecting the data. And most important, it should be comparable। See, मैंने जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स बताई थी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब सिंगल डेटा कभी भी आपके लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा था कि एक्स की एज आपकी 15 ईयर्स है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्स की एज 15 ईयर्स है, वाई की हाइट 5'4" है और जेड का वेट 60 kg है, राइट। ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तो है, सिंगल डेटा नहीं है, 1 2 3 डेटा है मेरे पास, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है। तो आपके पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने के साथ साथ उसका कंपेरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एज है तो तीनों की एज पता हो, हाइट है तो तीनों की हाइट पता हो, वेट है तो तीनों की वेट पता हो, जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूं कि अच्छा एक्स की एज ज़्यादा है या वाई की एज ज़्यादा है, तो मैं उसको कंपेयर कर सकूं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब तो ये होता है कि ठीक है सिंगल डेटा नहीं होना चाहिए आपके पास, कि बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए। लेकिन अभी अगर ये सारे फैक्ट्स तो हैं लेकिन अगर ये कंपेरेबल ही नहीं है तो अगेन इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स फॉर अस। ओके, coming to the collection of data. So your data you are collecting that can be in the primary form or in the secondary form. You can collect the primary data or the secondary data. So there are two types of data, one is primary and one is secondary. See, what is the primary data? Primary data is the data collected for the first time through personal experience or evidences, particularly for research. It is also described as raw data or first-hand information. प्राइमरी डेटा आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं और किसी एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। आपको पता है आप किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, एक पर्पस होता है जिसके लिए हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, it is also described as your raw data। secondary data जो होता है, secondary data is the second hand information that is already being collected by some researcher for some other purpose and not for the current research problem। आज जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए डेटा मुझे चाहिए, अगर मैं सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो क्या जो पहले जिसने डेटा कलेक्ट करा था वो मेरे लिए कलेक्ट करा था? नहीं, उसने वो अपने लिए कलेक्ट करा था, मैं उस डेटा को रीयूज कर रही हूँ। मैं सपोज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है मुझे 3 कंपनीज का, तो मैं क्या करूंगी, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स उठाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर दूंगी। ठीक है, उनके प्रॉफिट्स के फिगर होंगे मेरे पास, सारे फिगर्स होंगे, मैं एनालिसिस कर सकती हूँ। बट क्या वो फिगर्स मेरे लिए बनाई गई थी? ठीक है, क्या वो डेटा मेरे लिए कलेक्ट करा गया था? क्या वो एनुअल रिपोर्ट्स मेरे लिए बनाई गई थी? नो, वो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए अपने ऑडिट कराने के बाद पब्लिश करी थी। तो वो पब्लिश सोर्सेज हैं वो, लेकिन जो डेटा है वो मेरे लिए कलेक्ट नहीं करा गया था, मेरी रिसर्च प्रॉब्लम को
सोच के नहीं कलेक्ट करा गया था. That has already been collected by somebody else for some other purpose, and now I am reusing it for my current research problem. And I have to modify the data. I have to mold the data according to my needs. ठीक है. जो जो आपको चाहिए, क्या आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट में से डेटा चाहिए होगा? नो. जो आपको चाहिए आप उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट. So coming to the difference between your primary and the secondary data. Primary data are those which are collected for the first time, and secondary refers to the data which has been already been collected by some other person. ये हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है कि जो किसी और ने कलेक्ट कर चुका है वो. ठीक है. ओरिजिनलिटी. प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम. प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है, क्यों? क्योंकि आप उसको पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल because someone else has collected these for his own purpose. सेकेंडरी डेटा किसी और ने पहले ही कलेक्ट कर रखा है अपने ही पर्पस के लिए, आप उसको रीयूज करने वाले हैं. प्राइमरी डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेकेंडरी डेटा इन द फिनिश्ड फॉर्म. प्राइमरी डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में है. ठीक है. सेकेंडरी डेटा फिनिश फॉर्म में होता है, क्योंकि वो तो पब्लिश डेटा है या अनपब्लिश भी है, तो वो एक फिनिश फॉर्म में वो अपना डेटा कलेक्ट कर चुका है. आज मुझे उसमें से जो चीजें चाहिए मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगी. The reliability and suitability. Primary data are more reliable and suitable for the inquiry because it is collected for a particular purpose. And secondary data is said to be less reliable and less suitable as somebody else has collected the data which may not perfectly match a purpose. प्राइमरी डेटा हम ये मानते हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि आप खुद उसको कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंडरी डेटा कम रिलायबल मानते हैं, लेस रिलायबल है, लेस सुटेबल है, क्योंकि वो और किसी ने कलेक्ट करा था और किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट करा था. आज हम उसको रीयूज करने वाले हैं, तो हो सकता है कि जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसके अंदर पूरी तरह से फिट इन ही नहीं हो, राइट. सो time and money. Primary data is quite expensive, both in terms of time and money. क्योंकि आज हम फील्ड में जाएंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स हमको टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए उसके लिए. एंड सेकेंडरी डेटा क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, तो आपको ऑफिस के अंदर जाना है या एनुअल रिपोर्ट से चाहिए तो आपको इंटरनेट पे ही अवेलेबल है, तो आपके लिए उसके लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए और ना ही आपको मनी चाहिए. प्रिकॉशंस एंड एडिटिंग. No special precautions or editing is required while using primary data, as these have been collected with a definite purpose. And both precaution and editing are essential as secondary data, as it is collected by somebody else for his own purpose. सेकेंडरी डेटा में एडिटिंग भी चाहिए, प्रिकॉशन भी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो तो और किसी ने कलेक्ट करा था, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करा था. वो आज मेरे लिए कलेक्ट करके तो नहीं बैठा था, तो उसने अपने लिए कलेक्ट करा था. तो मैं आज जब उसको यूज कर रही हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एडिट भी करना पड़ेगा और काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ भी उस डेटा को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर उसको फिट इन करना है. डेटा कलेक्शन सोर्सेज. Primary data can be collected through surveys, observation, experiment, questionnaire, focus group, interviews, etc. And secondary data are collected through books, journal articles, web pages, blogs, etc. And your annual reports, magazine, periodicals, all. Right. तो प्राइमरी डेटा के अभी हम मेथड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आप सर्वे से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं. तो कमिंग टू द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड इज indirect oral investigation, then information through local correspondents, telephonic interview, observation method, questionnaires filled in by the respondents, and schedules filled in by the enumerators. So let's take it one by one. First is direct personal investigation. Direct personal investigation का मतलब होता है you are going the field and you are collecting the data. ठीक है. You are going in the field और you are collecting the data from the person you needed. मुझे आज मिस्टर एक्स से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं उनके पास जाऊंगी और डेटा कलेक्ट करूंगी. मे बी आई कैन टेक द इंटरव्यू, या मैं उनसे क्वेश्चन भरवा सकती हूँ, मैं उनसे पूछ सकती हूँ. तो उनसे पर्सनली मैं इंटरेक्ट करके डेटा अगर कलेक्ट कर रही हूँ, तो दिस इज सेड टू बी अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिससे आपको डेटा चाहिए, आप उससे डेटा नहीं लेके आप किसी थर्ड पार्टी से उसके बारे में डेटा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी क्लास के किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है कि वो पढ़ाई में कैसा है, तो मैं क्या करूँगी? मैं बाकी सारे टीचर्स से
उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लूँगी, ठीक है। उसके जो फ्रेंड्स है उसके बारे में से इंफॉर्मेशन ले लूँगी कि वो कितनी रेगुलर है सारे क्लासेस के अंदर। तो इससे क्या होगा, दिस इज माई इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन। मैं उस बच्चे के लिए तो पूछ रही हूँ लेकिन उसी से नहीं पूछ रही, मैं किसी और से उसके बारे में पूछ रही हूँ। और वी कैन टेक एग्जाम्पल लाइक कि रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो जिसका एक्सीडेंट होता है वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर वो भी वहां से चला जाता है, जो एक्सीडेंट करता है वो भी चला जाता है। हमारे पास एक सिर्फ साइट रह जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर जब मैं वहां जा रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं आस पड़ोस वाले जो वहाँ पे शॉप्स वाले हैं या जिन्होंने उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है उनसे पूछूंगी कि भैया कौन कहाँ से आया, किसकी कितनी गलती थी, कौन रॉन्ग साइड था कौन राइट साइड था। तो ये मैं उनसे पूछूंगी। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज आई एम कलेक्टिंग द इनडायरेक्ट data, I am doing the indirect oral investigation basically. Then third is information through correspondence. Correspondence हो गए आपने जो अपने लोकल सोर्सेज अपॉइंट करते थे, ठीक है। मुझे एक बहुत बड़ा एरिया का डेटा कलेक्ट करना है तो अकेली मैं तो नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, अपने कॉरस्पॉन्डेंस अपॉइंट कर दूंगी कि आप एक्स एरिया से लेके आओ, आप वाई एरिया से लेके आओ, आप जेड एरिया से लेके आओ, आप मेरे लिए फील्ड में जाइए और आप मेरे लिए डेटा कलेक्ट करके लाइए, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने रिपोर्टर्स अपॉइंट करके रखते हैं। रिपोर्टर्स का एक अपना ही एक एरिया होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का उस रिपोर्टर को पूरी जानकारी देनी होती है। तो वो रिपोर्टर्स क्या हो गए उस न्यूज़पेपर के, दे आर दी कॉरस्पॉन्डेंट्स। कमिंग टू द टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो हम नॉर्मली फ़ोन करके, हमारे पास जो बहुत फ़ोन्स आते हैं कि फ़ोन पे आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। आप किसी से ना तो पूछिए ना कुछ, आप उसको ऑब्जर्व करें और फिर आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें, ठीक है। आप सुबह से शाम तक उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में आप लिखना शुरू करते हैं। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। आप उनसे कुछ भी नहीं पूछ रहे, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिल्ड इन बाय द रेस्पोंडेंट्स एंड शेड्यूल्स फिल्ड इन बाय द इनुमरेटर्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो क्वेश्चनर और एक शेड्यूल्स, इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत आता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वेश्चनर फिल्ड इन बाय द रेस्पोंडेंट्स एंड शेड्यूल फिल्ड इन बाय द इनुमरेटर्स। क्वेश्चनर क्या होते हैं, जैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनर में भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मे बी योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मे बी योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, और शेड्यूल में भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, एक को क्वेश्चनर और एक को शेड्यूल क्यों बोल रहे हो? जो बेसिक डिफरेंस क्वेश्चनर और शेड्यूल का होता है, क्वेश्चनर्स आर फिल्ड इन बाय द रिस्पोंडेंट, वो रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है। आज आप मुझे कोई क्वेश्चनर दे रहे हैं तो मैं उसको पढ़ूंगी और मैं खुद उसको भरूंगी, ठीक है। शेड्यूल क्या होता है कि द इनुमरेटर विल गो इन द फील्ड, दे विल आस्क द क्वेश्चन, और जिसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं भरेगा, उसको इनुमरेटर खुद भरेगा। कमिंग टू द डिफरेंस ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, questionnaires are like, questionnaires refers to a techniques of collecting data which consist of a series of written questions along with the alternative answers, and schedule is a formalized set of questions, statements and spaces for answer provided to the enumerators who ask to the respondents and note down the answers. These are filled in by the respondents and these are filled in by the enumerators. ये सबसे इनका मेन डिफरेंस है, दैट इज द questionnaires are filled in by the respondents and schedules are filled in by the enumerator themselves. Questionnaire के केस में भी there are number of questions and schedule के केस में भी set of questions है, आप पूछने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चनेयर जो है वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है और शेड्यूल जो है वो इन्यूमरेटर भरता है, ठीक है। वो आप खुद नहीं भरेंगे, आप सिर्फ उसको आंसर बताएंगे। आपको जो भी लगता है, आप जिस स्टेटमेंट पे एग्री है डिसएग्री है, आप सिर्फ उसको बता रहे हैं। अगर जैसे कोई मोबाइल का सर्वे हो रहा है और मैं किसी को भेज देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, इन्यूमरेटर्स को, जस्ट गो इन द फील्ड एंड कलेक्ट द डेटा फॉर मी कि कैसा है, मैंने एक नया मोबाइल लॉन्च करा है, मैं एक बड़ी कंपनी है मेरे पास और मैंने एक नया मोबाइल लॉन्च करा है और मैं कस्टमर से अब जानना चाह रही हूँ कि मेरा मोबाइल कैसा है। एक तरीका तो ये है कि मैं अपने क्वेश्चनर्स उनके पास पहुँचा दूँ, इधर वाला मेल और बाय व्हाट्सएप, वो भर के मेरे पास आ जाए, तो वो तो हो गए क्वेश्चनर क्योंकि वो रिस्पोंडेंट खुद भरेगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने इनुमरेटर्स को मार्केट में भेजूं
जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रोकेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर खुद फिल करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके डिफरेंस पे भी आते हैं साथ साथ, कि रिस्पॉन्स रेट जो है क्वेश्चनर में बहुत कम होती है, क्योंकि आपने सपोज 10,000 क्वेश्चनर्स एक साथ भेज दिए, ठीक है, तो 10,000 में से क्या 10,000 भर के आ जाएंगे? नहीं। जो रिस्पॉन्स रेट है वो क्वेश्चनर की कम होती है। 10,000 जब हम एक साथ मेल करते हैं तो हमारे पास मे बी 1,000 और 1,200 इतने ही भर के रिवर्ट्स आते हैं। बाकी लोग काफी जने उसको देख के इग्नोर भी कर देते, हम भी नॉर्मली कर देते, ठीक है। और शेड्यूल के केस में रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बंदर के पास जा रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब आप किसी से पूछते हो तो ठीक है वो आंसर तो देता ही है आपको, तो आपके पास जो उसकी रिस्पॉन्स रेट है शेड्यूल्स की वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चनर के केस में हम बहुत लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, बट शेड्यूल के केस में आप कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चनर का क्या है, क्वेश्चनर तो आप मेल कर सकते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया एक साथ मेल डाल सकती हूँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में मेल डाल सकती हूँ एक साथ, तो मैं बहुत बड़ा एक जोग्राफिकल एरिया कवर कर सकती हूँ। लेकिन शेड्यूल के केस में क्या है, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, मेरा टाइम भी लगेगा, तो एक लिमिटेशन हो जाती है आपके पास टू कवर द एरिया। कॉस्ट, क्वेश्चनर में कॉस्ट आपकी कम लगती है, इकोनॉमिकल होता है क्वेश्चनर। क्यों? क्योंकि आप एक साथ बहुत बल्क में मेल डाल देते हैं, आपको मेल ही तो करनी है, आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, वो भर के आ जाती है आपके पास। लेकिन शेड्यूल के केस में वो एक्सपेंसिव है, बिकॉज योर कॉरस्पॉन्डेंट्स, योर इन्यूमरेटर्स हैव टू गो इन द फील्ड, दे हैव टू आस्क द क्वेश्चन। तो जो आपको तो इन्यूमरेटर को पेमेंट देने पड़ेंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी देना पड़ेगा, और अगर आप खुद भी जा रहे हो तो आपका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव होता है। रेस्पोंडेंट आइडेंटिटी जो है क्वेश्चनेयर में वो नहीं पता होती, लेकिन शेड्यूल के केस में तो आपको पता होती है। सक्सेस जो है क्वेश्चनेयर की वो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनेयर पर डिपेंड करती है, और शेड्यूल की ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इनोमिनेटर पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनेयर का मतलब हो गया कि आपने क्वेश्चनेयर कैसा बनाया है। अगर आपने क्वेश्चनेयर बहुत ही टीडियस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा क्वेश्चनेयर बना रखा है, तो क्या होगा, जो भरने वाला है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा उसके अंदर, और वो ढंग से भर के नहीं देगा आपको, ठीक है। और शेड्यूल के केस में, शेड्यूल तो आपने बनाया है, अब वो शॉर्ट ही होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन जो इनोमिनेटर है उसकी ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस पे भी डिपेंड करता है। ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंस लाइक कि जब आप उस सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने तो कहा कि भाई मुझे तो ये मोबाइल पसंद नहीं है, लेकिन आप क्योंकि मेरे इनोमिनेटर हो जिसको मैंने फील्ड में भेजा था कि भाई जाओ मेरे मोबाइल के बारे में सर्वे करके आओ, तो उसको लगा भैया मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी, तो मैं अच्छा अच्छा रेस्पॉन्स भर के ले जाता हूँ। सामने वाला कुछ बता रहा है, वो कुछ और लिख के ले आएगा अपने। ऑनेस्टी भी बहुत ज़रूरी है ये सक्सेसफुल शेड्यूल्स होने के लिए, राइट। देन कमिंग टू द यूसेज, ओनली व्हेन द पीपल्स आर लिटरेट एंड कोऑपरेटिव एंड यूज्ड ऑन बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। क्वेश्चन है क्योंकि हम भेज रहे हैं, तो सामने वाला अगर पढ़ना ही नहीं आता उसको, तो वो क्या भर के देगा, तो लिटरेट होना उसका बहुत ज़रूरी है, और कोऑपरेटिव होना भी ज़रूरी है। शेड्यूल के केस में लिटरेट हो या इलिटरेट हो दोनों ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है, उनको पढ़ना आए या नहीं आए। आज मैं किसी गांव में जाके सर्वे करना चाहती हूँ, मेरा जो शेड्यूल है वो इंग्लिश में बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको हिंदी में क्वेश्चन पूछूंगी, ये आपको मोबाइल कैसा लगा, ठीक है, या इसके फीचर्स कैसे लगे, या जो भी मुझे उसके बारे में उसको पूछना है। तो उनको पढ़ना आता हो या नहीं पढ़ना आता हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इट कैन बी फिल्ड इन बोथ बाय द लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। यूज ऑफ एब्रिविएशन, जो क्वेश्चनर होता है उसमें आप एब्रिविएशन यानी शॉर्ट टर्म्स यूज में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आज मैंने अगर कोई एब्रिविएशन उसमें यूज कर लिया और मैंने उसको मेल कर दिया क्वेश्चनर को सबको, ठीक है, बाद में पता लगा कि सामने वालों को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहती हूँ। तो क्वेश्चनर के केस में हम एब्रिविएशन यूज नहीं करते, लेकिन शेड्यूल के केस में तो आप कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्वेश्चनर के अंदर, कि आप किसी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन शेड्यूल के अंदर तो एप्लीकेबल है। आज मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसके बेसिस पे उस पर आंसर्स लिख रही हूँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होने चाहिए क्वेश्चनर के? इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, और जो शेड्यूल्स है
उसके केस में तो ऐसे कोई फीचर ज़रूरी नहीं है। क्यों? इजी टू अंडरस्टैंड। अगर वो इजी भी नहीं है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप क्या करोगे? जब इनोमिनेटर्स आपके फील्ड में है तो सामने वाले को दूसरी तरीके से उस क्वेश्चन को समझा सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग ये क्वालिटी आपके इनोमिनेटर के डिपेंड कर रही है इस केस में। तो जो क्वेश्चन एयर है उसके फीचर्स होना ज़रूरी है, लेकिन शेड्यूल के केस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। So that's all for today. We'll continue the introduction of statistics in the next lecture. Thank you.